नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, फार्मेसी का इतिहास। जो स्रोत हमें मिले हैं उनके आधार पर हम इसकी गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फील्ड मतलब फार्मेसी कैसे विकसित हुआ, दवाइयों के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कैसे बने और खासकर भारत में इसका सफर कैसा रहा है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन स्रोतों से हमें क्या सीखने को मिलता है। जैसे दवाओं की क्वालिटी कंट्रोल के नियम कैसे बने और भारत में फार्मेसी की पढ़ाई और इंडस्ट्री, इसकी नींव किसने और कैसे रखी। ये जानना बहुत जरूरी है कि आज जो हम एक सिस्टमैटिक फार्मेसी देखते हैं उसकी जड़ें कहाँ हैं, कितनी पुरानी है। और चलिए एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि ये शब्द फार्मेसी ये आया कहाँ से, या फिर भारत में फार्मेसी का जनक, फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, किसे कहा जाता है? इन्हीं सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फार्मेसी आखिर है क्या? स्रोत बताते हैं कि ये एक ग्रीक शब्द फार्माकॉन से निकला है। हाँ, फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है दवा या औषधि। अच्छा। और फार्मेसी सिर्फ दवा बेचना या बनाना ही नहीं है। ये विज्ञान की वो ब्रांच है जो दवाओं की खोज से लेकर उनकी तैयारी, उनकी निगरानी, मैन्युफैक्चरिंग, सही लेबलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों से जुड़ी है। और साथ ही ये भी स्टडी करती है कि दवाएं बीमारियों के इलाज में कैसे असर करती हैं, उनका सही इस्तेमाल क्या है। मतलब एक तरह से ये दवाओं का पूरा विज्ञान है। और यहीं पर वो दूसरा सवाल फिट बैठता है, भारत में फार्मेसी का जनक। हमारे स्रोतों में प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ यानी एमएल श्रॉफ का नाम बार बार आता है। जी हाँ, एमएल श्रॉफ। और हम आगे देखेंगे कि क्यों उनका योगदान इतना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो जब दवाओं की बात हो रही है तो उनकी क्वालिटी और सेफ्टी, ये सबसे जरूरी चीजें हैं। और यहीं पर फार्माकोपिया का जिक्र आता है। ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? हाँ, लगता है। फार्माकोपिया, ये भी मजे की बात है, ग्रीक से ही आया है। फार्माकॉन यानी दवा और पोयो यानी बनाना। अच्छा, दवा बनाना। हाँ, तो सीधे शब्दों में कहें तो फार्माकोपिया एक ऑफिशियल किताब है स्टैंडर्ड्स की। इसमें दवाओं की लिस्ट होती है, उन्हें बनाने के फॉर्मूले, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन, उनकी पहचान और प्योरिटी चेक करने के टेस्ट्स, और वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनका पालन करना मतलब लीगली दवा कंपनियों के लिए जरूरी होता है। इसे आमतौर पर देश की सरकार जारी करती है या कोई सरकारी संस्था। जैसे भारत में ये काम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी आईपीसी करता है। आईपीसी, जिसका हेडक्वार्टर गाजियाबाद में है। बिल्कुल। और इसका मकसद यही है कि देश में जो दवाएं मिल रही हैं वो क्वालिटी में अच्छी हों, सेफ हों और असरदार हों। और ये कोई आज की बात नहीं है। जरा सोचिए, पहली फार्माकोपिया कब आई होगी? स्रोत बताते हैं कि पहली जो ज्ञात है, फार्माकोपिया अगोस्टाना, वो 1601 में पब्लिश हुई थी। 1601 मतलब करीब 400 साल से भी ज्यादा पहले दवाओं के लिए स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत तब भी महसूस की गई थी। कमाल है। अच्छा, दुनिया भर में तो कई देशों की अपनी फार्माकोपियां होंगी। कुछ खास उदाहरण देखें, जैसे ब्रिटेन की बात करें। पहली ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी जिसे कहते हैं, वो 1864 में आई। जी हाँ, बीपी। और आज की वीपी तो बहुत बहुत बड़ी हो गई है। स्रोत बताते हैं कि इसका जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें करीब 3000 मोनोग्राफ हैं। 3000 मोनोग्राफ मतलब? मोनोग्राफ मतलब किसी एक दवा का या उससे जुड़ी किसी चीज का पूरा टेक्निकल डिटेल। इसमें सिर्फ इंसानों की दवाएं नहीं, बल्कि दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ, रेडीमेड दवाएं, खून से बनने वाले प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, यहाँ तक कि जानवरों की दवाएं भी शामिल हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही व्यापक है। हाँ, ये दिखाता है कि स्टैंडर्ड्स कितने डिटेल्ड और कितने जरूरी हैं। ब्रिटेन के बाद अगर अमेरिका की तरफ देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यूएसपी, उसका इतिहास भी काफी पुराना है। पहला एडिशन 1820 में आया था। हाँ, यूएसपी। और यूएसपी का विकास देखना भी बड़ा दिलचस्प है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जैसे साइंस कैसे आगे बढ़ा उसका एक आईना है। कैसे? मतलब कुछ उदाहरण है? बिल्कुल। जैसे 1905 में जो यूएसपी आई, उसमें पहली बार दवाओं की एवरेज डोज यानी औसत खुराक बताई गई और प्योरिटी रूब्रिक यानी शुद्धता के मानक तय किए गए। यहाँ तक कि तापमान जैसे मानक भी, जैसे घुलनशीलता चेक करने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टैंडर्ड टेम्परेचर
अच्छा, ये छोटी छोटी बातें भी मायने रखती हैं। बहुत। फिर आगे चल के यूएसपी 18 में पहली बार बायोलॉजिकल एसेज और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे वैक्सीन या सीरम वो शामिल किए गए। ये उस वक्त की नई साइंटिफिक समझ को दिखाता है। और सेफ्टी के लिहाज से मुझे लगता है एक बड़ा कदम 1970 की यूएसपी 18 में उठाया गया था। इसमें गोलियों के लिए डिसोल्यूशन टेस्ट शामिल किया गया। हाँ, बिल्कुल सही। डिसोल्यूशन टेस्ट, ये चेक करने के लिए कि गोली पेट में जाकर ठीक से और सही स्पीड से घुलती भी है या नहीं, ये बहुत जरूरी था। और साथ ही माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट भी। जी हाँ, ये पक्का करने के लिए कि दवा में सैल्मोनेला या ई कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया तो नहीं है। ये सीधे मरीज की सेफ्टी से जुड़े स्टैंडर्ड्स थे। और फिर व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 1975 में यूएसपी को नेशनल फॉर्मुलरी एनएफ के साथ मिला दिया गया। एनएफ भी एक स्टैंडर्ड्स की किताब थी। हाँ, उन्हें मर्ज कर दिया। तो 1980 में पहला जॉइंट एडिशन आया यूएसपी एनएफ। इससे क्या हुआ कि स्टैंडर्ड्स में एक रूपता आई और जो चीजें दो जगह थीं वो दोहराव कम हुआ। और शायद ये जल्दी जल्दी अपडेट भी होने लगी। बिल्कुल, पहले ये हर 10 साल में छपती थी, फिर 5 साल में, और अब तो ये लगातार अपडेट होती रहती है, जो दिखाता है कि दवा विज्ञान कितनी तेजी से बदल रहा है। तो हमने ब्रिटिश और अमेरिकन फार्माकोपिया की बात की जो अपने अपने देशों के लिए। क्या कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसी कोशिश हुई है? हाँ, हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 1951 में पहली इंटरनेशनल फार्माकोपिया निकाली थी, फार्माकोपिया इंटरनेशनलिस्ट। अच्छा, WHO ने। हाँ, इसका मकसद था कि मेंबर देशों के सहयोग से दवाओं के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सुझाए जाएं। लेकिन हाँ, इसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, मतलब देशों को इसे मानना कंपलसरी नहीं है। तो फिर इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण रेफरेंस सोर्स है। कई देश जब अपनी नेशनल फार्माकोपिया बनाते हैं या उसे अपडेट करते हैं तो इसे कंसल्ट करते हैं। ये एक तरह से ग्लोबल लेवल पर गाइडलाइन का काम करती है। समझ गया। तो इसी ग्लोबल नजरिए को ध्यान में रखते हुए अब भारत पर आते हैं। भारत ने अपनी फार्माकोपिया यानी इंडियन फार्माकोपिया आईपी वो कैसे डेवलप की, उसकी कहानी क्या है? भारत की कहानी आज़ादी के आसपास शुरू होती है। जैसा स्रोत बताते हैं, 1946 में आज़ादी से ठीक पहले भारत सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट तैयार की थी। अच्छा, लिस्ट? हाँ, एक शुरुआती लिस्ट। फिर आज़ादी के बाद 1948 में एक परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनी। इसके पहले चेयरमैन थे कर्नल RN चोपड़ा, और उसी साल इसे भारत में ऑफिशियल मान लिया गया। ठीक है। तब से लेकर आज तक तो कई एडिशंस आ चुके होंगे। हर एडिशन में कुछ न कुछ नया जुड़ता होगा, कुछ बदलता होगा। इसके विकास के कुछ खास पड़ाव बता सकती हैं? हाँ, जरूर। इसके विकास को हम कुछ फेजेस में देख सकते हैं। पहला एडिशन आया 1955 में। डॉक्टर BN घोष इसके चेयरमैन थे। इसमें करीब 986 मोनोग्राफ्स थे। और एक दिलचस्प बात, मोनोग्राफ के टाइटल तब लैटिन में होते थे। लैटिन में? अच्छा। हाँ, और इसी एडिशन ने भारत में दवाओं के लिए मीट्रिक सिस्टम, मतलब ग्राम मिलीलीटर वाला सिस्टम, उसे अपनाया। ये एक बड़ा कदम था मानकीकरण की तरफ। फिर आगे? फिर आया आधुनिकीकरण का दौर। दूसरा एडिशन 1966 में डॉक्टर B मुखर्जी की अध्यक्षता में। इसमें टाइटल अंग्रेजी में हो गए, जो ज़्यादा आसान था। एनालिसिस के नए तरीके शामिल होने लगे। फिर तीसरा 1985 और चौथा एडिशन 1996 डॉक्टर नित्यानंद की अध्यक्षता में। इनमें डिसोल्यूशन टेस्ट, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट जो हमने यूएसपी में भी देखा था, और फ्लेम फोटोमीट्री, IR, UV स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जैसी मॉडर्न तकनीकें शामिल हुईं। कंप्यूटर का इस्तेमाल भी शुरू हो गया था। तो आईपी भी ग्लोबल साइंस के साथ चल रही थी। हाँ, ये टेक्नोलॉजी का असर साफ दिख रहा है, खासकर दवाओं की टेस्टिंग में। बिल्कुल, और ये सिलसिला जारी रहा। जैसे छठा एडिशन आया 2010 में डॉक्टर गुलाब नबी आज़ाद की अध्यक्षता में। इसमें वक्त की ज़रूरत के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट्स, हर्बल दवाएं और एंटी रेट्रोवायरल दवाएं जैसे HIV के इलाज की, वो शामिल की गई। ये तो बहुत ज़रूरी था। हाँ, फिर 8वां एडिशन 2018 आया। इसमें भी डॉक्टर आज़ाद ही अध्यक्ष थे। इसमें और स्पेसिफिक टेस्ट पर जोर दिया गया, जैसे IR, UV वगैरह। पुराने कम सटीक टेस्ट हटाए गए। और एक बड़ा बदलाव था, पायरोजेन टेस्ट की जगह बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट BT लाया गया। ये ज़्यादा सेंसिटिव और भरोसेमंद है। BT, हाँ, ये सुना है। और सबसे लेटेस्ट 9वां एडिशन 2022 में आया।
डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में। इसमें 92 नए मोनोग्राफ जोड़े गए, नई केमिकल दवाएं, विटामिन, मिनरल्स वगैरह। अब इसमें कुल 3152 मोनोग्राफ हो गए हैं। तो ये दिखाता है कि फार्माकोपिया एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो लगातार बढ़ रहा है, बदल रहा है। वाकई ये पूरी यात्रा काफी प्रभावशाली है। अच्छा, स्रोतों में आईपी के बारे में कुछ और छोटी छोटी मगर रोचक बातें भी हैं, जैसे गोलियों की मजबूती जांचने वाला फ्राइबिलिटी टेस्ट, वो इसमें ऑफिशियल टेस्ट है। जी हाँ। और दवाओं का क्लासिफिकेशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। जी। और हाँ, एक मजेदार बात, स्टार शेप की गोलियों की इजाजत नहीं है। होगा, हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गई फार्माकोपिया जो कानूनी तौर पर मान्य स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन स्रोतों में एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया यानी मार्टिनडेल का भी जिक्र है। ये क्या चीज़ है? ये फार्माकोपिया से अलग कैसे हैं? हाँ, मार्टिनडेल पूरा नाम है मार्टिनडेल द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस। ये फार्माकोपिया से मतलब बिल्कुल अलग है। ये स्टैंडर्ड्स की किताब नहीं है, ये जानकारी का एक बहुत बड़ा संग्रह है, एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया है दवाओं का। अच्छा, एनसाइक्लोपीडिया। हाँ, इसमें दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की जानकारी होती है। सिर्फ अप्रूव्ड दवाएं ही नहीं, बल्कि वो दवाएं भी जो अभी टेस्टिंग फेज में हैं, जानवरों की दवाएं, हर्बल और सप्लीमेंट्री दवाएं, दवा बनाने में काम आने वाले सहायक पदार्थ, एक्सिपियंट्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, यहाँ तक कि जहरीले पदार्थ, डिसइंफेक्टेंट्स, कीटनाशक, इन सब के बारे में जानकारी होती है। अरे वाह, तो ये तो फार्मासिस्ट और डॉक्टरों के लिए बहुत ही काम की चीज हुई। इसे कौन पब्लिश करता है? इसे ग्रेट ब्रिटेन की रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी पब्लिश करती है और इसकी शुरुआत 1883 में विलियम मार्टिनडेल ने की थी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम है। इसका लेटेस्ट 40वां एडिशन 2020 में आया है। ये दुनिया भर के हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए एक जरूरी रिसोर्स माना जाता है। सही बात है। तो हमने स्टैंडर्ड्स की बात की, जानकारी के स्रोतों की बात की, लेकिन इन्हें इस्तेमाल कौन करता है? फार्मासिस्ट और दवा इंडस्ट्री। तो अब जरा भारत में फार्मेसी पेशी के इतिहास पर नजर डालते हैं। पहले इंडस्ट्री की बात करते हैं। भारत में दवा बनाने और बेचने का काम कैसे शुरू हुआ? स्रोत बताते हैं कि शुरुआती निशान तो ब्रिटिश राज में मिलते हैं। 1811 में कलकत्ता में मिस्टर बॉथगेट नाम के एक अंग्रेज ने पहली केमिस्ट की दुकान खोली। फिर 1821 में एक और दुकान खुली, मिस्टर स्मिथ स्टैनी स्ट्रीट एंड कंपनी के नाम से। अच्छा, तो शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। हाँ, शुरुआती दुकानें उनकी थीं। ओते भारतीयों ने इस फील्ड में कब कदम रखा, ये जानना ज्यादा दिलचस्प है। भारतीय पहल हुई 20वीं सदी की शुरुआत में और इसमें कुछ बहुत बड़े नाम सामने आते हैं। 1901 में महान वैज्ञानिक और शिक्षाविद आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने कलकत्ता में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की। आचार्य पीसी रे, हाँ सुना है। जी हाँ, ये स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित भारत की शुरुआती फार्मा कंपनियों में से एक थी। एक बहुत बड़ा कदम था ये। फिर 1903 में प्रोफेसर टी.के. गज्जर ने बॉम्बे में एक फैक्ट्री शुरू की और 1907 में बड़ौदा में एलेम्बिक केमिकल वर्क्स की नींव रखी। एलेम्बिक, वो तो आज भी बहुत बड़ी कंपनी है। बिल्कुल। तो इन लोगों ने भारत में दवा उद्योग की नींव रखी। ये तो हुई इंडस्ट्री की बात, लेकिन इंडस्ट्री चलाने के लिए पढ़े लिखे ट्रेंड लोग चाहिए। तो भारत में फार्मेसी की फॉर्मल पढ़ाई वो कब और कैसे शुरू हुई? फार्मेसी एजुकेशन का इतिहास भी बड़ा रोचक है। स्रोत बताते हैं कि एशिया का पहला फार्मेसी कॉलेज 1842 में गोवा में पुर्तगालियों ने शुरू किया था, अपने मेडिकल स्कूल के हिस्से के तौर पर। आज वो गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से जाना जाता है। 1842 गोवा में? हाँ, लेकिन जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी लेवल की फार्मेसी एजुकेशन है उसका क्रेडिट जाता है प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ को, ML श्रॉफ। हाँ, जिनका जिक्र हमने फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया के तौर पर किया था। बिल्कुल, उन्होंने ही 1932 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में फार्मेसी एजुकेशन की शुरुआत की। ये उस समय के हिसाब से बहुत आगे की सोच थी। अच्छा, तो BHU में उन्होंने क्या खास किया जिससे उन्हें ये पहचान मिली? उनके ही नेतृत्व में 1937 में BHU भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी जिसने फार्मेसी में बाकायदा 3 साल की बैचलर डिग्री B.Pharm शुरू की। B.Pharm, हाँ। इससे पहले फार्मेसी को अलग से एक विषय के तौर पे इतनी पहचान नहीं थी। इस कोर्स ने फार्मेसी को एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक फील्ड के रूप में स्थापित किया। और प्रोफेसर श्रॉफ सिर्फ कोर्स शुरू करके नहीं रुके, उन्होंने फार्मेसी प्रोफेशनल्स को एकजुट करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 1939 में
यूनाइटेड प्रोविंसेस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन यूपीपीए का नाम बदल के इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन आईपीए किया गया, जो आज भी देश की सबसे बड़ी फार्मेसी एसोसिएशन है। इसमें भी उनकी बड़ी प्रेरणा थी। और फार्मेसी कम्युनिटी को एक साथ लाने के लिए 1948 में कलकत्ता में पहली इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस हुई, और स्रोत बताते हैं कि उसके पहले प्रेसिडेंट भी प्रोफेसर एमएल श्रॉफी थे। जी हाँ, बिल्कुल। और उन्हीं के इतने बड़े योगदान के सम्मान में हर साल 6 मार्च को, जो उनका जन्मदिन है, भारत में नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाया जाता है। ये दिखाता है कि एक इंसान का विजन कैसे पूरे प्रोफेशन की दिशा बदल सकता है। कमाल है। बिल्कुल। और एक छोटी सी जानकारी और जोड़ दूं, जो स्रोतों में है, इंसुलिन, जो डायबिटीज के लिए इतनी जरूरी दवा है, उसके स्टैंडर्ड्स यूएसपी में 1941 में शामिल किए गए थे। ये भी दवाओं के मानकीकरण के इतिहास में एक अहम पड़ाव था। सही है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो ये साफ है कि फार्मेसी का फील्ड सिर्फ दवाएं देना या बनाना नहीं है। ये साइंस, स्टैंडर्ड्स और इतिहास का एक गहरा संगम है। हमने देखा कि कैसे दवाओं की क्वालिटी, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को पक्का करने के लिए फार्माकोपिया जैसे स्टैंडर्ड्स बने, और वो लगातार साइंस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। हाँ, और ये विकास सिर्फ एक देश में नहीं हुआ। हमने देखा कैसे ब्रिटेन, बीपी, अमेरिका, यूएसपी और फिर भारत, आईपी ने अपनी जरूरत और साइंटिफिक तरक्की के हिसाब से स्टैंडर्ड्स बनाए। और डब्ल्यूएचओ की इंटरनेशनल फार्माकोपिया ने ग्लोबल लेवल पर एक तालमेल बनाने की कोशिश की। भारत के लिए ये कहानी दोहरी रही है। एक तरफ स्टैंडर्ड्स आईपी का बनना, और दूसरी तरफ आचार्य पीसी रे जैसे इंडस्ट्री बनाने वाले और प्रोफेसर एमएल श्रॉफ जैसे शिक्षाविद, जिन्होंने इस पेशे की नींव रखी। ये पूरा इतिहास हमें सिखाता है कि नॉलेज और स्टैंडर्ड्स कभी रुकते नहीं हैं। वो समय, साइंस और समाज की ज़रूरतों के साथ बदलते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। और यहीं से भविष्य के लिए एक सोचने वाला सवाल उठता है। क्या सवाल? आज हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात करें, मतलब हर इंसान के लिए उसकी ज़रूरत के हिसाब से दवा। बायोटेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में भविष्य की फार्माकोपिया कैसी होंगी? क्या आज के स्टैंडर्ड्स इन नई चुनौतियों के लिए काफ़ी हैं, या हमें स्टैंडर्ड्स बनाने के बिल्कुल नए तरीकों की ज़रूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में काफ़ी सोचने विचारने की ज़रूरत होगी। ये वाकई बहुत अहम सवाल है और फार्मेसी के भविष्य को दिशा देगा। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को फार्मेसी के इतिहास की यात्रा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ उनकी गहराई से पड़ताल करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।